वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज नया साल अब शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर होगा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हैं। नया साल सब लोगों के लिए अच्छी उन्नति लाए, तरक्की लाए, इसी कामना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेशन में किसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या रहता है। बढ़िया है, सभी लोग आंसर करिए, अपनी तैयारी ज़रूरी रखिए। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फिर क्या है और क्या नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो और अगेन सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगल में रहे, ठीक है। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है उंगली पे नाचना। ध्यान से सुनिएगा, ये नाचना है, नचाना नहीं। तो उंगली पे नाचना, इसका अर्थ क्या होगा? ये इसका अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। उंगली पे नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना। अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है? अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? देखिए रसों के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, आप लोगों को पता भी है। रस कितने होते हैं सर? रस टोटल 11 होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा जो रसराज है वो श्रृंगार रस बोला जाता है। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, वियोग और संयोग। इस बात को ध्यान रखिएगा, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, ये भी दो टाइप का रहता है आप लोगों का। तो रसराज कौन है? श्रृंगार रस है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? जुगुप्सा जो हम लोगों का रहेगा वो विभिन्न रस का स्थायी भाव है, मतलब घृणा का जो भाग रहता है। नायक में कौन सी संधि है? अब देखो नायक में ये आप लोगों ने पढ़ा है। नायक में कैसी संधि होगी सर? या और वा वाले अक्षरों में कैसी संधि होती है सर? अयादि संधि होगी। या नायक में कैसी संधि होगी? अयादि। अगर या और वा कभी भी पूरा आता है तो वहां पे अयादि संधि होती है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अक नायक, ठीक है। चलिए स्वागतम में कैसी संधि है? देखो आप लोगों को संधि की पहचान मैंने स्वर संधि की क्या बताई थी। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। गुण संधि में छोटी और छोटा ओ आता है। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ आता है। यण संधि में आधे अक्षर के साथ या और वा आता है। और अयादि संधि में पूरा का पूरा या और वा आता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं खुद को हाइड भी कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, जिससे आप लोगों की कोई दिक्कत वाला सामना ना करना पड़े और बढ़िया से काम हो जाए, ठीक है। चलिए हाइड कर दिया, यही लो सब लोगों को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्वागतम में गैर संधि होगी, आधे अक्षर आने के कारण स्वागतम में आप लोगों की यण संधि रहेगी। सामाजिक में शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक का शुद्ध रूप रहेगा। अगला, छिद्र का तत्सम शब्द क्या है? छिद्र का तत्सम शब्द क्या होगा? ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो मैं खुद को अनहाइड कर दूं, एक सेकंड। हाँ, छिद्र का तत्सम शब्द क्या होगा? छिद्र होगा, है ना। छेद का तत्सम शब्द छिद्र होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत का शुद्ध रूप होते हैं, शुद्ध रूप। और तद्भव शब्द संस्कृत का अशुद्ध रूप होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गधा का तत्सम क्या होगा? तो मेरे भाई जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर गर्दभ होगा। कपूत का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका जवाब होगा कुपुत्र। अच्छा, इसमें एरर क्या है? आप ये बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। इसमें एरर कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पे जो एरर होगा वो कीवर्ड में एरर होगा। क्यों सर? क्योंकि जब भी दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो वहाँ पे जो की होती है उसमें छोटी ई की मात्रा आती है। आप ये बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, की छोटी ई की आएगी। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जब भी दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा ही कैसी मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। डन। चलिए, यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? नीर का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंहावलोकन। जीजा जी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भगनीपति।
आटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? चूड़म। चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तंडुल। टी पॉट को संस्कृत में क्या कहते हैं? बड़ा आसान है तो, बिल्कुल सही सब लोग कह रहे हैं सर। टी पॉट को संस्कृत में जो बोलते हैं वो बोलते हैं चाय पात्रम। एक बार मुझे बता दीजिए, यहाँ तक की सब बातें सबको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दारुण का अर्थ क्या होता है? देखो, दारुण मतलब होता है एक बहुत ही डरावनी चीज, भयंकर, है ना, दारुण। अगला, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, शुरुआत में रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने गए थे वो आचार्य भरत मुनि माने गए थे। इन्होंने शुरुआत में कितने रस दिए थे? 8 रस दिए थे। बाद में वहाँ नवा रस कौन सा बना था? पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शांत रस। 10वां रस था वात्सल्य रस और 11वां रस था भक्ति रस। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा 9वें रस के बारे में पूछा जाता हूँ कि 8 रस के बाद एक लंबे टाइम के बाद 9वां रस मिला था, इसलिए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, 2, 4 या 5? तो राइट आंसर होगा 2। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रहता है एक वचन और एक रहता है बहुवचन। अगला सवाल, कान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो कान क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कान खिंच गया होता है ना, कान खिंच गया। ऐसे मैंने सरकार वर्ल्ड करवाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था सरकार गिर गई बोल के देख लिया करो। तो इससे क्या होता है? इससे जेंडर का पता चल जाता है कि हाँ वो कौन सा होना है या कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो धातु के पहले आके लगते हैं, जो संज्ञा के पहले आके लगते हैं, जो विशेषण के पहले आके लगते हैं। उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, वाच्य कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को वाच्य अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया गया था। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कर्तावाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तावाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे भागा नहीं जा रहा, वो रहता है। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधे युग को किसने लिखा है? तो अंधा युग के लेखक कौन होंगे? जवाब होगा धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस आप लोगों का 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक बेसिक जानकारी है जो शायद सब लोगों को पता होगी कि हाँ, हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। अब आपसे हिंदी दिवस नहीं पूछा गया है, अब आपसे क्या पूछा गया है? संस्कृत दिवस हम कब मनाते हैं? तो बताइएगा, संस्कृत दिवस हम कब मनाते हैं? संस्कृत दिवस हम श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? बताइएगा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका जवाब होगा रानी केतकी की कहानी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था ईशा अल्लाह खान साहब ने। ठीक है ना, ईशा अल्लाह खान साहब ने इसे लिखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तेही नो दिवसागता, इसका अर्थ क्या होगा? संसार में यही दुखद परिणाम हुआ, बंधुओं का वियोग दुखदायी होता है, दुर्जन दुख उत्पन्न करता है, हमारे वो दिन बीत गए। तो इसका राइट होगा हमारे वो दिन बीत गए, तेही नो दिवसागता। अगला, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट जी की रचना है, बाणभट्ट जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? बताइए। कबीरदास, दस खान, कालिदास या तुलसीदास? तो उसका राइट आंसर होगा कालिदास है। ठीक है ना, कौन है? कालिदास है। अगला, भैंसे को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपने शायद सुना भी होगा, महिषासुर शब्द वही भूसे को बोला जाता है। तो महिष बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, महिष। अगला, सुहागन स्त्री को संस्कृत में क्या कहते हैं? सुहागन स्त्री को संस्कृत में सौभाग्यवती स्त्री बोला जाता है। क्या कहा जाता है? वह सौभाग्यवती स्त्री है, वह सुहागन स्त्री है। सुजान किस कवि की प्रेयसी थी? सस्खान, बिहारी, घनाकंद या आलम? तो जल्दी से मुझे सोच के बता दो मेरे भाई, किस कवि की थी? सस्खान की थी, बिहारी की थी, घनाकंद की थी? ये आपको बताना है। देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। घनाकंद बिल्कुल सही जवाब है।
द्विवेदी युग को सरस्वती जी का पत्र संपादन कब शुरू करा था? तो एक बात ध्यान रखिएगा, सरस्वती जी का संपादन, वो सरस्वती पत्रिका थी है। सबसे पहले तो क्या थी? सरस्वती एक पत्रिका थी। द्विवेदी जी ने, ये किन द्विवेदी जी की बात हो रही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है। सबसे पहली बात, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में शुरू करा था। इनके ऊपर द्विवेदी युग की स्थापना मानी जाती है। द्विवेदी युग का जो समय काल है वो 1900 से शुरू होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी इतिहास की बात आगे करेंगे कभी। फिलहाल तो सरस्वती पत्रिका के संपादन की बात करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, द्विवेदी युग किसके ऊपर आता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर आता है। इसका संपादन कब शुरू हुआ? 1903 में शुरू हुआ था। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। मैला आंचल के मुख्य पात्र कौन थे? देखो मैला आंचल किसने लिखी है? फणीश्वर दास रेणु ने लिखी है, ये शायद सबको बताया। अब इसके मुख्य पात्र पूछे हैं कौन थे? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर मर्ज की दवा है मेरे पास, इसका अर्थ क्या होता है? अधिकारी संबंध होने पर उसके पद का अनुचित लाभ उठाना, हर बात का उपाय होना, निर्बल की 100 चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफी अच्छी होती है, खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए। तो फटाफट से सोच के इसका आंसर दीजिए कि जवाब इसका क्या होगा। देखो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना आप गेन करने की कोशिश करोगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा। और इसके लिए जैसे मुहावरे की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, रस की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, या बातचीत की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, और इसके अलावा आप लोगों की संधि भी आपकी हो चुकी है, वर्णमाला आपकी हो चुकी है। तो आप लोगों को उनमें तो गलतियाँ ही नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उसके MCQs हुए या टॉपिक्स हुए, तो उतना ज़्यादा जितना हो सके उतना आप क्या कर लो, उतना आप लोग उन चीज़ों को रिवाइज कर लो। सबसे ज़रूरी भी रहेगा, ये फ़ायदेमंद भी रहेगा, है ना? अच्छा रहेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है हर बात का उपाय होना। हर मर्ज की दवा है, हर बात का उपाय है। 100 दिन चोर के एक दिन स्याह का मतलब मैं खुद को हाइड करूँ? नहीं दिख जाएगा ऐसे। तो इसका राइट आंसर होगा सुख में आनंद मनाना, दुख में घबराना, मुखिया के अपेक्षा सहायकों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, दिखावटी सज्जनता, कपटपूर्ण आचरण यानी कि, या अपराधी आखिरकार एक दिन फंसी जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा अपराधी एक दिन फंसी जाता है। ठीक है। सूरदास की काली कमली चढ़े ना दूजो रंग, इच्छा रखने पर भी मना करना, मतलब मेरा मन तो है लेकिन मैं मना कर दे रहा हूँ। विश्वास पे ही सब कुछ होता है, विश्वास ही फलदायक है। आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं हैं। धन ही प्रतिष्ठा का मूल है, धनवान की सब इज्जत करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं हैं। ठीक है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, तो उसका मतलब क्या होगा? सीधेपन का लोग अनुचित फायदा उठाते हैं। सीधे का लोग मुंह कुत्ता चाटे। सूरज धूल डालने से नहीं छुपता, इसका अर्थ क्या है? गुणी व्यक्ति का गुण प्रकट हो ही जाएगा। भूख लगने पे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, ज़रूरत पड़ने पे सपनों की याद आती है, खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसका राइट आंसर होगा ए, गुणी व्यक्ति का गुण प्रकट हो ही जाता है। सिर तो नहीं फिरा है, ऐसा कब बोलते हैं? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है, ऐसा कब बोलते हैं? गृहस्थी के चक्कर में फंस जाने पे, उल्टी सीधी बातें करने पे, स्थायी विग्रह या कलेश के बीजारोपण पर, कश्मकश में पड़ जाना, मतलब दुविधा में पड़ जाना। तो उसका राइट आंसर होगा उल्टी सीधी बातें करने पे हम बोलते हैं तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया। सिर तो नहीं खुजला रहा है, और देखो एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों। सिर तो नहीं खुजला रहा है, इसका क्या होगा? बनिया किसी का मित्र नहीं होता, उम्र के हिसाब से साज श्रृंगार करना सही रहता है। अभिमान से तिरस्कार करना, मार खाने का मन तो नहीं कर रहा है, तो सिर तो नहीं खुजला रहा है का जवाब क्या होगा? मार खाने का मन तो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सावन से भातो दुबला क्यों? मतलब बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं, साथ ही में प्रतिस्पर्धा से अपने आप को कम नहीं समझना, चुप्पा बहुत होशियार होता है, यानी कि जो चुप रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होशियार माने जाते हैं। रक्षक ही जब भच्चक हो जाए तो कोई विकल्प नहीं है।
तो इसका ये मतलब होता है साथी या बदतमीजी से खुद को कम नहीं समझना। सावन से भादो दुबला क्यों, है ना, जब सभी लोग सावन में ही पैदा हुए हैं तो आप दुबले क्यों हैं। इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। उपसर्ग रहित इसमें से कौन सा होगा बताइएगा, इसमें से कौन उपसर्ग रहित है। देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सु प्लस योग सुयोग, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वी प्लस देश विदेश, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस अधिक अत्यधिक, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सुर प्लस ई सुरेश। आपको पता है उपसर्ग वो होते हैं जो वर्ड की शुरुआत में आते हैं और पत्ते वो होते हैं जो पीछे आते हैं। तो यहाँ पे सु वी और अति ये क्या है, ये होंगे क्या उपसर्ग, और ये ईश होगा, ये क्या होगा पत्ते। ठीक है, पत्ते बिल्कुल सही है। अगला, जिसकी गर्दन हो उसे क्या बोलते हैं बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। अगला, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। अब देखिए दही, मैंने आपको कुछ वर्ड समझाए थे लास्ट क्लास जब हुई थी हम लोगों की, दूध, दही, पानी और तेल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आप लोगों के स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। जब आप होगा पुल्लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग नहीं होते ये कभी भी। दूध गिर गया, दूध फट गया, पानी खराब हो गया, दही फट गया, तेल फैल गया, गई नहीं बोलते आप, तेल फैल गई ऐसे नहीं बोलते ना। ठीक है, चले कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो राइट आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग है, मृत्यु हो गई। माटी की मूर्तियां किसने लिखी हैं। माटी की मूर्तियों के लेखक हैं रामवच बेनीपुरी। अगला, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मैंने जो 8 स्लाइडें वो दी थी किसकी, रचनाओं की, एक बार आप वो भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला, वैराग्य दंपत्ति किसकी रचना है, सूरदास, रहींद्रदास, तुलसीदास या नंददास। वैराग्य संदीप नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वनाम काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक होता है अनिश्चयवाचक यानी कि जो कंफर्म नहीं है, एक आप लोगों का इसके अलावा बन जाएगा प्रश्नवाचक, एक हो जाएगा संबंधवाचक। तो ये सभी आप लोगों को अभी तक टाइप मेरे सामने मेरे भाई दिख रहे होंगे, है ना, और एक आप लोगों का हो जाएगा निजवाचक। तो इन 6 में से सबसे पहले तो पुरुष को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुषवाचक में कौन से आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में वो आते हैं जैसे हम या मैं, जैसे आप खुद की बात करते हैं। मध्यम में क्या आते हैं, तुम, तू। अन्य में क्या आते हैं, वह, उस। जब आप खुद के बारे में बात करेंगे तो वो होगा उत्तम, जब आप दूसरे से बात करेंगे वो होगा मध्यम, और जब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे से बात करेंगे तो ये होगा अन्य। ठीक है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे कैसा सर्वनाम है, मुझे जो होगा वो उत्तम सर्वनाम आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये है क्या, कुछ, कौन, ये नहीं है। कुछ आया है, कौन आया है, क्या आया, ये तो प्रश्न है। कुछ क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, कुछ लेते आना, कुछ दे दो, क्या, कितना दे दो। तो यह है कंफर्म वाला, यह गाय नीली है, यह है मेरा लैपटॉप है, ये हिंदी की क्लास है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा होगा, कौन, जो, कोई या वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जिसमें चीज़ें निश्चित नहीं रहती, मतलब वह अनिश्चित का भाग बनती हुई दिखती हैं। तो इसमें से अनिश्चयवाचक कौन होगा, कौन, जो, कोई या वह, बताइए। देखिए आप लोगों का जो कौन शब्द होगा, ठीक है,
दरवाजे पे कौन आया है, ये तो प्रश्न हो गया। संबंध जो हो गया वो संबंध हो गया। दरवाजे पे कोई आया है, ये अनिश्चय हो गया। ठीक है, दरवाजे पे कोई आया है, वह निश्चय हो गया। वह मेरी वस्तु है, या वह आप लोग बोल सकते हैं अन्य पुरुषवाचक भी है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से यूज किया गया है। तो आपका अनिश्चय में कौन जाएगा, कोई जाएगा, कोई आया है। आलस्य का विशेषण क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा आलसी। अगला, इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक देखो, चौगना संख्यावाचक है, 3 भी संख्यावाचक है, कुछ क्या है अनिश्चय। तो अब नया क्या होगा, सॉरी गुणवाचक हो जाएगा। मानव शब्द का विशेषण क्या है, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो इसका राइट आंसर होगा मानवता। अगला चले, ठीक है। अज्ञे जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पेपर में 2 तरीके के पुरस्कार बड़े ज़रूरी हैं, जो अधिकतम कौन से रहते हैं, या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य पुरस्कार। तो अज्ञे जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। सबको ये क्लियर हो गया, अज्ञे जी को किस बात के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए हो जाएगा, आई होप सो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखो, खड़ी बोली हिंदी का पूछा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य नहीं बोला है, खड़ी बोली हिंदी का पूछा है, परिप्रभास होगा। निवेश का अर्थ क्या होता है, सज धज के रखना, रहना, सॉरी सज धज के रहना, किसी कॉलोनी में निवास करना, बैंक में पैसा जमा करना, किसी कंपनी आदि में लाभ हेतु रकम लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा किसी कंपनी आदि में लाभ हेतु रकम लगाना, इसको बोलते हैं हम लोग निवेश करना। अगला, ध्वंसावशेष का अर्थ क्या होगा, टूट फूट के उपरांत अवशेष के टुकड़े, विनाश करने वाला, विध्वंसक विचार, ध्वंस किया गया। तो टूट फूट के उपरांत अवशेष के टुकड़े। डिंगल का अर्थ क्या है, देखो इसका एक एग्जाम हिंट है, पिंगल। एक तो डिंगल और पिंगल ये भाषाएं रहती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिंगल मैंने और बता दिया है, डिंगल पिंगल क्या है, भाटों और चांडों की पुरानी भाषाएं होती हैं डिंगल पिंगल। ठीक है, अतीन्द्रिय का अर्थ क्या है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, या जिसका, देखो सबसे पहले मैं पहचानों के अर्थ समझाता हूँ। जिसका आप जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो होता है जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, यानी कि लास्ट वाला जो है ऑप्शन डी, उसका अर्थ होगा जितेंद्रिय। ठीक है सर। जिसका अनुभव आप अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं वो होगा ज्ञानेंद्रिय। जितेंद्रिय जीतने वाला, ज्ञानेंद्रिय जिसका अनुभव इंद्रियों से हो रहा है वो ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान। ठीक है, अब जिसका अनुभव आप इंद्रियों से नहीं कर सकते होता है वो होता है अतीन्द्रिय। ठीक है, यानी कि अतीन्द्रिय इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अतीन्द्रिय का मतलब होगा कि आप उसका अनुभव अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत जैसी स्थिति तो नहीं है। एक बार मुझे पहले बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ तक सबको कौन बात क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, चलिए। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उसका विशेषण होगा व्यापारिक। साफ साफ समझ में आ रहा है। निवेद किस रस का स्थायी भाव है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, निवेद उस रस का स्थायी भाव है जो नवा रस है। तो नवा रस कौन सा है हम लोगों का, शांत रस है। तो निवेद शांत रस का स्थायी भाव माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। देखो ये सब बार बार आते हैं ना, तो इन सबको अपने दिमाग में रिवाइज कर लो तो बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएंगे कि हाँ चलो ये थे। मृत्यु उपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु उपरांत, है ना, इसका दिक्कत तो नहीं है। चलिए, पवित्र में कौन सी संधि है, ये आप लोगों को बताना है। पवित्र में किस प्रकार की संधि होगी, बताइए।
सोच लो, सभी संधियों के बारे में सोच लो बढ़िया से, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवित्र में आप लोगों की जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी मेरे भाई? सर पवित्र है, यानी कि पवित्र का मतलब होगा सर, इसमें देखो मैंने क्या समझाया था, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये संधियाँ थी। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। गुण संधि में छोटी ए और छोटी ई और छोटी ए और छोटा ओ आता है। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ आता है। यण संधि में आधे अक्षर के साथ या और वा लगता है, और इसमें पूरा या और वा आता है। ठीक है ना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो पवित्र में कैसी संधि होगी? सर यण संधि होगी। तो आधा अक्षर तो है ही नहीं फिर, है अयादि संधि इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग सही कह रहे हैं मेरे भाई। अब ध्यान से इसी तरह की गलतियां नहीं करते हुए ध्यान से रखिएगा। इन पांचों को अपने दिमाग में क्या कर लो, फिट कर लो सभी लोग, कि हाँ अगर छोटी ए की मात्रा आएगी, जैसे महेश हो गया, यह है ना, तो गुण संधि है। बड़े ओ की मात्रा आ रही है या बड़ी ए की मात्रा आ रही है, सदैव हो गया, वृद्धि संधि है। आधा अक्षर आ रहा है, स्वागतम वगैरह हो गया, तो यण संधि है। और पूरा या और आ रहा है, जैसे पवित्र है, नायक है, तो अयादि संधि है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कैसा अलंकार होगा? इसमें आप लोगों का श्लेष अलंकार रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। पानी का मतलब संतोष भी हो सकता है, पानी का मतलब धैर्य भी हो सकता है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। अनुकूल का विरोधाभासी शब्द क्या होगा? विरोधाभासी का मतलब होता है अनुकूल का अपोजिट बताना है आपको। तो जो भी आप लोगों को लगे कि अनुकूल का अपोजिट ये होता है, वो आप लोग मुझे बता दो कि हाँ सर अनुकूल का अपोजिट हमारे हिसाब से ये हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या होगा अनुकूल का अपोजिट? एक बार बता दो जल्दी से सभी लोग, ये क्या होना चाहिए जो अनुकूल का अपोजिट दिखे? तो अनुकूल का अपोजिट होगा प्रतिकूल। अगला, द्विवेदी युग का नाम किसके ऊपर पड़ा था? देखो मैंने बताया था द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर पड़ा था। द्विवेदी युग की शुरुआत होती 1900 में। इसके अलावा 1903 में इन्होंने एक पत्रिका का संपादन करा था जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है सब बातें? चलिए सुजान, देखो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो गया है, तो इसे क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं कि ये रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए चिंतामणि निबंध संग्रह के कितने भाग हैं बताइए? चिंतामणि निबंध संग्रह के कितने भाग हैं? सबसे पहले मुझे ये भी बताइएगा चिंतामणि को लिखा किसने था? देखो ये अपने आप में जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में एक और आंसर छुपा हुआ बैठा है सर। मतलब आप इसमें अगर देखो तो इसमें आपको समझ में आएगा चिंतामणि क्या है। तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक निबंध है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है ना, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक निबंध है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और उसके कितने भाग होते हैं? तो उसके कितने भाग होते हैं? तो उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो देखो और लिखा किसने था? लिखा था जैसे रामवच्छ बैनीपुरी साहब ने। बहुत सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, तो फटाफट से लिख भी देता हूँ एक बार। चिंतामणि सबसे पहले 3 भाग हैं। चिंतामणि एक निबंध है, इसे लिखा किसने था? रामवच्छ बैनीपुरी जी ने। ठीक है ना, बढ़े आगे। अच्छा चिंतामणि है, माफ करिएगा, सॉरी। चिंतामणि जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, माफ करिएगा, रामवच्छ बैनीपुरी बोल दिया मैंने। चिंतामणि को किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, अपडेट रखना, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामवच्छ बैनीपुरी नहीं, और राम से दिमाग में बना देगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गलती नहीं करना। हाँ आप लोग सही कह रहे हो। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को लिखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, बैनीपुरी ने नहीं। ठीक है ना, और इसके कितने भाग हैं ध्यान रखिएगा? 3। बड़े फारसी बेचे देल, ये देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है ना, अगला, बड़ी सुस्ती से काम करना। इसका उचित मुहावरा कौन सा है? 9 दिन चले 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में। इसका ये किसको इंडिकेट करेगा? तो
बड़ी सुस्ती से काम करना, तो 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 2.5 दिन का काम 9 दिन तक चल रहा है। तो एक तरह से इसका मतलब है बड़ी ही सुस्ती के साथ इंसान ने, सामने वाले ने हमें काम करके दिया है। ठीक है, चलिए अनासक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। अन प्लस आसक्त, बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हैं, अना प्लस आसक्त, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अलग अतिथि का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। वैसे तो शायद देखते ही सबको समझ में आ रहा है कि अतिथि का भाववाचक संज्ञा बनना क्या चाहिए, बट फिर भी एक बार अतिथि का क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आतिथ्य। अगला देखो, भाववाचक संज्ञा आप ऐसी संज्ञा में बोल सकते हो जिससे आप टच नहीं कर सकते, वो आप लोगों की क्या कहलाती है, वो आप लोगों की एक तरह से भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जिससे आप टच नहीं कर सकते। अगला, घनश्याम में कौन सा समास है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, समास सबसे पहले कौन सा होगा, द्विगु समास वो होगा जिसमें संख्या होती है, संख्या पद। द्वंद्व समास क्या होगा, जिसमें क्या आता है, और, एवं, या। बहुव्रीहि समास वो होगा जिसमें अन्य तीसरा पद बन जाता है, ठीक है ना, अन्य तीसरा पद बन जाता है, वो बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि एक नया शब्द की उत्पत्ति हो जाना, वो बहुव्रीहि समास होता है। किसी एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, जैसे मान लीजिए मैंने किसी भगवान का नाम बोला नीलकंठ, भगवानों के सभी नाम जनरल वे में बहुव्रीहि समास होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव, एक नया शब्द ही बन गया शिव, ठीक है ना। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अब इससे नया शब्द इंडिकेट हो रहा है गणेश। 10 सिर वाला दशानन, तो उससे नया शब्द इंडिकेट हो रहा है रावण, है ना। कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, जिसमें होता है उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, या फिर आप ये बोल सकते हैं इसमें विशेषण विशेष्य रहता है। कर्म में क्या रहता है, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य की संतानता रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भोकना छेदी में कौन सा समास है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये योजक चिन्ह दिख रहा है ना, इसी से आप दिमाग लगा सकते हो कौन सा समास होगा। सर हमारा इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य, ठीक है। द्विगु समास में क्या आता है, संख्या पद, जैसे चौराया, शब्द सिंधु। तत्पुरुष समास कारक प्रधान होते हैं, जैसे गाय के लिए शाला, तो ये हो जाएगा गौशाला, तो उस टाइप के, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। बोकरा छेदी यानी कि और शब्द आ रहा है, तो द्वंद्व समास। मुख मानो चंद्रमा के समान है, इसका जवाब क्या होगा, मुख मानो चंद्रमा के समान है, इसका जवाब यहाँ पे क्या देने वाले हैं आप लोग, बताइएगा। अब देखो, जब भी आप लोगों के सामने एक शब्द आ जाए, मानो, जानो, मनु या जनू, कैसे शब्द, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपके सामने शब्द आता है मानो, जानो, मनु, जनू, मनियू, जनियो, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इन सभी वर्डों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के भविष्य के लिए आगे काम आए। मनु, जनू, मनहऊ, जनहऊ, मानो या जानो, तो ये सभी शब्दों पे कौन सा अलंकार होता है, सीधे सीधे आप टिक लगा देना सर, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। बताओ, सबको ध्यान रहेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग बोल देना हाँ सर, हम लोगों को याद रहेगा। ये वाली बातें बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए, जिससे आप लोगों को शॉर्टकट पता हो। स्पेशल बात ये होती है आप लोगों को शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, बताइए। किस इंसान, किसे मतलब इंसान मतलब किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, भूषण, केशवदास, देव या पद्माकर। कठिन काव्य का प्रेत बताइए मेरे भाई, किन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
देखो आप लोगों का जवाब आ रहा होगा, इसका राइट आंसर है केशवदास। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। कठिन काव्य का प्रेत कौन है? केशवदास जी होते हैं। ठीक है, अगला, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि माना जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी को भक्ति काल के जो तुलसीदास जी है ना, जातीय कवि माना जाता है। ठीक है, अगला, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बताइएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। ठीक है, उत्साह। अगला, सूर साहित्य किसकी रचना है? देखो सूरदास तो है नहीं ऑप्शन में, ऑब्वियसली बात है ना। तो सोच समझ के सभी लोग आंसर करना कि सूर साहित्य किनकी रचना होगी। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनिन जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि वो बंदा ऑनलाइन है, इसका मतलब क्या है बताइए। देखिए, अगर कोई बंदा ऑनलाइन होता है तो उसका ये मतलब होता है कि देखो, जैसे हम बंदा किसी सॉफ्टवेयर पे होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो ऑनलाइन है। वो सॉफ्टवेयर पे मतलब क्या है? ऑनलाइन है। इंटरनेट से अगर कोई जुड़ा हुआ होता है तो भी आपको ऑनलाइन बोलते हैं कि भाई तुम ऑनलाइन काम कर रहे हो क्या? इंटरनेट पे काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है, इंटरनेट के थ्रू है। कोई काम प्रगति पे होता है तो उसे भी ऑनलाइन बोला जाता है। जब काम प्रगति पे नहीं रहता तो उसे क्या बोलते हैं? अब वो काम ऑफलाइन हो गया। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, चमक का विलोम क्या होता है? बताइए, मतलब एक ऐसा शब्द जो चमक का अपोजिट होगा। तो चमक का विलोम क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चमक का विलोम क्या होगा? चमक का विलोम होगा अंधेरा। अगला, तृष्णा का संधि विच्छेद क्या है? अब देखिए, यही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का आज होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे सोचना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि इसका आंसर क्या रहेगा। बढ़िया है, सोच समझ के। और फिर इसकी हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। हिंदी की क्लास के लिए टाइमिंग आप लोगों का पता ही है क्या है, 3 to 4 हिंदी क्लास चल रही है। और दोबारा से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। साल जो हो वो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त लाए, अच्छा समय लाए और स्पेशल सरकारी नौकरी की एक अच्छी सौगात बनी है। लेकिन फिर भी आप लोगों का इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा। साल ख़त्म हो रहा है तो घर के बाहर घूमो फिरो, घर के अंदर ही सब लोग रहिएगा क्योंकि कोरोना का टाइम भी है। तो अपना ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी की तरफ बढ़ें, जैसे चल रहे हैं वैसे ही करते रहें और अच्छा सा सब लोगों के साथ में जाए। अगेन सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही है, चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।